व्यापारिक कानून का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारत में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रावधानों से नियंत्रित किया जाता है। इसके बिना किसी भी व्यापार या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना कठिन होता है। प्रश्न है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसे कार्य विशेष को करने या न करने के लिए किया गया एक समझौता है, एग्रीमेंट है, जो पक्षकारों के बीच एक कानूनी दायित्व बनाता है, जिसके द्वारा एक पक्ष को कुछ अधिकार दिए जाते हैं और दूसरे पक्ष पर संबंधित कर्तव्य लगाया जाता है। देखिए, अब यहाँ जो बातें कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य समझ है। आगे कानूनी प्रावधानों को सेक्शन वाइज अच्छी तरह से जानेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सभी जानकारियाँ मैं सरल भाषा में रखने का प्रयास करूँगा, जो सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लॉ स्टूडेंट हों, लॉयर हों या इस विषय को समझने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकते हैं। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए तो यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए, ये तो तय है। कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी वैधता होनी चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक वैलिड प्रपोजल होना चाहिए और उस प्रपोजल का वैलिड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इसके स्टेप्स को समझना होगा, इसके लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को समझना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के मूलतः दो स्टेप कह सकते हैं। पहला प्रपोजल और दूसरा एक्सेप्टेंस। और इसके लीगल इन्फोर्सेबल होने के लिए आवश्यक है वैलिड एवं लॉफुल एग्रीमेंट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, तब जाकर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को समझने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज को समझना आवश्यक है। सेक्शन 2A प्रपोजल को डिफाइन करता है। सेक्शन 2A में दिया हुआ है कि व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. प्रपोजल की बात करें तो यह दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव प्रपोजल और नेगेटिव प्रपोजल। पॉजिटिव प्रपोजल क्या है? पॉजिटिव प्रपोजल इसके डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि टू डू और नॉट टू डू। तो टू डू समथिंग ये है पॉजिटिव प्रपोजल। एक उदाहरण से समझते हैं। ए अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है और इसके लिए वह बी से कहता है कि क्या तुम मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो? तो ये जो प्रपोजल है इसको कहेंगे पॉजिटिव प्रपोजल। वहीं नेगेटिव प्रपोजल क्या होता है? To abstain from doing, not to do anything or something। उदाहरण देखिए, ए प्रपोज करता है बी को कि यदि तुम मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस नहीं फाइल करो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। दिस प्रपोजल इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कहते हैं नेगेटिव प्रपोजल। एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए कि सभी स्टेटमेंट टू ऑफर प्रपोजल नहीं कहे जा सकते। स्टेटमेंट और प्रपोजल में अंतर है। When one person expresses his will to another person to do or not to do something to take his approval is known as an offer.
When one person expresses something to another person to invite him to make an offer, it is known as invitation to offer. सिर्फ स्टेटमेंट देना इन्विटेशन टू ऑफर कह सकते हैं, अर्थात स्टेटमेंट और प्रपोजल में अंतर है, और सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है। इसीलिए ऑफर स्टेटमेंट के अंतर को समझना होगा। इन्विटेशन टू ऑफर प्रपोजल से पहले का स्टेप है, ठीक है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सूचना इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इसे प्रपोजल या ऑफर नहीं कह सकते, इन्विटेशन टू ऑफर कह सकते हैं। ये दूसरा पक्ष पहले पक्ष द्वारा दिए गए इन्विटेशन का जवाब देता है, वह प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तावित कार्य को करने का इच्छा व्यक्त करता है, तो यह बन जाता है प्रपोजल। जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर होता है, एडवर्टीजमेंट होता है रिक्रूटमेंट के लिए, वैकेंसीज निकलती है, एडवर्टीजमेंट होता है, तो इसको प्रपोजल नहीं कह सकते हैं, ये इन्विटेशन टू प्रपोजल है। प्रपोजल के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। फिर प्रपोजल होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि प्रपोजल वैलिड प्रपोजल है। तो कहते हैं प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल की विधिवत सूचना उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसको प्रपोजल दिया जाता है, अर्थात किस कार्य के लिए प्रपोजल है, कंसीडरेशन फॉर प्रपोजल क्या है, क्या शर्तें हैं, ये सब की पूरी जानकारी दूसरे पक्ष को होनी चाहिए। प्रपोजल में क्या कहा जा रहा है ये दूसरे पक्ष को पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है इसका प्रपोजल इस विलिंगनेस के साथ क्या आना चाहिए कि दूसरा पक्ष उसे स्वीकार करे। इस इंटेंशन के साथ क्या आना चाहिए कि दूसरा पक्ष कार्य करने के लिए तैयार हो, सहमत हो। तो ये प्रपोजल को वैलिड प्रपोजल कहा जाएगा। फिर दूसरी बात और है कि प्रपोजल निश्चित कार्य के लिए होना चाहिए। अनिश्चित कार्य के लिए दिया गया प्रपोजल वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। प्रपोजल इस इंटेंशन से किया जाना चाहिए कि पक्षकारों के बीच एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो। जहां तक प्रपोजल के प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात है तो सेक्शन 4 को देखते हैं। वहां इस बात का उल्लेख है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। एक उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। एक पत्र के माध्यम से निर्धारित कीमत में एक घर बेचने का प्रपोजल बी को देता है। यहां कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट हो जाता है जब बी पत्र प्राप्त कर लेता है, तो वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण चीज है एक्सेप्टेंस। प्रपोजल, एक प्रपोजल को हम लोग देखें, दूसरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? अर्थात स्वीकृति। जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है वह व्यक्ति जब प्रपोजल पर अपनी अनुमति देता है, सहमति देता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। As defined under Section 2B of Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. उदाहरण से देखिए, ए अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचने का प्रपोजल बी के समक्ष रखता है। उदाहरण वही है जो प्रपोजल में हम लोग लिए थे। यहां पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। बी 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो यहां पर कहेंगे कि बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ये लीगल टर्म में इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब कानूनी तरीके से बाध्यकारी होगा?
ये कहें कि प्रपोजल की तरह एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे प्रपोजल में है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। सिमिलरली एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऐसा हो जो कानूनी तरीके से बाध्यकारी हो और इसकी समयोचित सूचना प्रपोजर को दी गई हो। स्वीकार करने की सिर्फ इच्छा बताना ही एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। क्लियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति होना एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल बनाता है। सेकंड है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय ए पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी गई हो, अर्थात जिसे ऑफर दिया गया हो वही व्यक्ति ऑफर की स्वीकृति भी देगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड मस्ट कॉरस्पॉन्डेंस टू द टर्म्स ऑफ ऑफर। सेक्शन 7(1) क्या कहता है? सेक्शन 7(1) को देखेंगे। यहाँ पे तो उसमें बताया गया है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक वर्ड यहाँ यूज हुआ, प्रॉमिस। प्रपोजल हुआ, उसका एक्सेप्टेंस हुआ तो बना प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस उसके बीच का टर्म एक है। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स में एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। देखिए, ऑफरर के द्वारा समय निर्धारित किया गया हो तो उसी समयावधि के अंदर एक्सेप्टेंस की सूचना ऑफरर को किया गया हो तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी यूजुअल और रीजनेबल मोड। अगर कोई मोड उसमें प्रिस्क्राइब्ड है ऑफर की तरफ से तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और नहीं तो जो यूजुअल मोड है, जो रीजनेबल मोड है, उस मोड में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। या सेक्शन 7(2) को देखिए। सेक्शन 7(2) ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। Unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, if the proposer prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in prescribed manner and not otherwise. देखिए क्या कहा गया सेक्शन 7(2) में? किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में बदलने के लिए स्वीकृति को कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, परंतु यदि प्रपोजल कोई तरीके को निर्धारित करे, कोई प्रोसेस बताए, कोई मैनर बता दे, प्रिस्क्राइब कर दे जिसमें के तहत इसको स्वीकार किया जाना है, कोई समय सीमा निर्धारित कर दे, तो उसी निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्तावक एक तरीका निर्धारित करता है और स्वीकृति उस तरीके से नहीं की जाती है तो क्या होता है? तो प्रस्तावक स्वीकृति की सूचना दी जाने के बाद उचित समय के भीतर इस बात पर जोर दे सकता है, इस बात को प्रेस कर सकता है, इस बात के लिए एक्सेप्टर को दबाव दे सकता है कि वह उसी तरीके से स्वीकृति दे जो तरीका प्रपोजल में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर। इससे संबंधित एक लीडिंग केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। काफ़ी पुराना केस है, 1913 का केस है। इस केस में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कोई प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह बात उस व्यक्ति को पता हो जिसके लिए प्रस्तावित है। यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रस्ताव हमेशा एक निश्चित व्यक्ति को ही दिया जाए, बल्कि आवश्यक है कि निश्चित व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार कर ले। एक टेंडर निकलता है,
किसी कार्य के लिए गवर्नमेंट का टेंडर निकला, टेंडर एक इन्विटेशन टू ऑफर हुआ, तो ऑफर जो है वो दिया गया एक व्यक्ति को नहीं, कई लोगों को दिया गया। किसी जिसने इसको स्वीकार किया वो एक्सेप्टेड हो गया। ए प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is intended. An offer need not always be made to a certain person, but it is necessary that a certain person should accept it. Next क्या है? Acceptance must be made before the proposal lapse or before proposal is revoked. जो समय सीमा निर्धारित है उस समय सीमा के भीतर हो एक्सेप्टेंस, या प्रपोजल रिवोक नहीं कर दिया गया हो उसके पहले एक्सेप्टेंस दे देना होगा। रिवोकेशन के बाद अगर प्रपोजल का रिवोक कर दिया जाता है तो रिवोकेशन के बाद प्रपोजल का एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चुप रह गए, एक्सेप्टर चुप रह गया कि नहीं ठीक है, मान लिया कि आपने प्रपोजल दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एन ऑफर मे बी मेड टू जनरल पब्लिक बट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन। अब देखिए एक्सेप्टेंस की प्रॉपर सूचना को मिल जाती है तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक बात आती है, एक्सेप्टेंस की विधिवत सूचना प्रपोजल को दी गई, यह प्रमाणित करने का दायित्व एक्सेप्टर का होता है। एक एक्सेप्टेंस प्रपोजल आया, अब प्रपोजल कहता है कि एक्सेप्टेंस के पहले प्रपोजल रिवोक कर दिया गया था, तो एक्सेप्टर को ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि सूचना रिवोकेशन के पहले दी गई थी या समय सीमा पार होने के पहले दी गई थी। जो भी प्रश्न अगर लाया जाता है उसको प्रमाणित करने का दायित्व तो एक्सेप्टर का होता है। एक बात और है, जब देखते हैं सेक्शन 8 को, सेक्शन 8 को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन एक मोड है। ये भी एक मोड है। क्या मोड है? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। कोई एक्ट ऐसा परफॉर्म कर गए जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोज्ड है या उसका कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए इसको। ए बी से कहता है कि मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे? ए ने बी को प्रपोजल दिया, तो अब एक्सेप्टेंस कब होगा? बी 10 लाख रुपया ए को दे देता है, बी ने कुछ नहीं कहा, बी ने क्या किया? 10 लाख रुपया ए को पहुंचा दिया। तो यहां ए का प्रपोजल का एक्सेप्टेंस बी के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। क्लियर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 3 से 8 तक कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल को डिफाइन करता है। अब देखिए चैप्टर 1 कहां से शुरू होता है? चैप्टर 1 शुरू होता है 3 से। 1 और 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 और 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वो चैप्टर से बाहर रखा गया है। चैप्टर शुरू होता है 3 से सेक्शन 3 से, जिसमें 3 से 8 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल को डिफाइन किया गया। एक्सेप्टेंस को यहां भी डिस्क्राइब किया जा चुका है। अभी हम लोग एक्सेप्टेंस कैसे होगा, क्या प्रक्रिया एक्सेप्टेंस का हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब जानते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शन, एवरी कम्युनिकेशन must be effective
इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने की आवश्यकता होती है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के संबंध में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इसके स्पष्ट समझ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आवश्यक होता है, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी के कारण ही कई बार कॉन्ट्रैक्ट विफल हो जाते हैं और लोगों को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए किसी भी अनुबंध की शर्तों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission or the party proposing, accepting or revoking by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. कम्युनिकेशन कब पूर्ण होता है? ठीक, सेक्शन 4 को भी देखिए। सेक्शन 4 में क्या कहता है? कम्युनिकेशन पूर्ण होने की बात को लेकर संदर्भ में सेक्शन 4 को भी देखें। सेक्शन 4 कहता है द कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। इस संदर्भ में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता के केस में न्यायालय के निर्णय को पढ़ चुके हैं। न्यायालय का निर्णय दर्शाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अभाव में वादी का क्षतिपूर्ति का दावा अस्वीकार कर दिया जाता है। एज पर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखिए एक टॉपिक को डिफरेंट सेक्शंस में कहाँ रिलेवेंट सेक्शंस है, सबको एक जगह हम कलेक्ट कर रहे हैं। एज पर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, एक मोड हम लोग देख रहे थे जो सेक्शन 8 में है, दिखाया गया है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन ऊपर हम लोग देखे हैं, और रिसीविंग कंसिडरेशन इस सेक्शन 8 में क्या कहता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of proposal। यानी किसी वादे या किसी प्रस्तावित वादे की अभिव्यक्ति का माध्यम सिर्फ लिखित या मौखिक शब्द ही नहीं बल्कि आचरण से भी पूर्ण माना जाता है। ऐसी स्वीकृति को इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। अब देखते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? एक व्यक्ति प्रपोजल रखता है, प्रपोजल हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति प्रपोजल रखता है और जिसके समक्ष प्रपोजल रखता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया विधिवत पूरी हो जाती है तो ये बन जाता है प्रॉमिस, जिसको सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जो प्रपोजल रखता है उसे कहते हैं प्रॉमिसर या ऑफरर, और जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं प्रॉमिसी या ऑफरी या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। प्रॉमिसेस एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल्स ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस, महत्वपूर्ण है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 9 को जानना। Insofar as the proposal of acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in word. The promise is said to be implied. Section 9 of Indian Contract Act 1872 express the implied promise. Express and implied promise के बीच का अंतर बताता है। एक्सप्रेस प्रॉमिस वह है जिसमें प्रॉमिस की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक रूप से उल्लेखित होती है। ठीक है, स्टेटेड आइदर इन राइटिंग और वर्बली, दोनों एक्सेप्टेड है। जबकि इम्प्लाइड प्रॉमिस वह है जिसमें प्रॉमिस की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक रूप से उल्लिखित नहीं होती है, लेकिन पक्षकारों के व्यवहारों और परिस्थितियों से निष्कर्षित की जा सकती है। इम्प्लाइड प्रॉमिस दो प्रकार के में विभाजित होती है, इम्प्लाइड इन फैक्ट और इम्प्लाइड इन लॉ।
इम्प्लाइड इन फैक्ट क्या हुआ? ये पक्षकारों के व्यवहार, क्रियाओं या परिस्थितियों से निष्कर्षित होती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने मांगते हैं तो एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि भोजन सही तरीके से पकाया और सुरक्षित रूप से परोसा जाएगा। इम्प्लाइड इन लॉ ये क्या होता है? ये कानून के द्वारा अन्यायपूर्ण लाभांश या अन्याय को रोकने के लिए लगाई जाती है। इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट और अनफेयर। इन पक्षों के एक्चुअल इंटेंट पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई सामान ढूंढता है और रखता है तो उसमें यह इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि वह आपको वापस कर देगा। अब आते हैं कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के लिए। कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। नेचुरली कंसिडरेशन उसी को कहते हैं। जब भी कोई प्रॉमिस होता है तो दोनों पक्षकारों को इसका कंसिडरेशन मिलता है। जब कोई सामान खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट होता है तो एक पक्ष को कंसिडरेशन में कीमत मिलता है और दूसरे पक्ष को सामान मिलता है। इसे कहते हैं कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। लिखता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर द प्रॉमिस और any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstains or promise is called consideration for promise। जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन हो अर्थात कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस जुड़ जाए, प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अब इसमें ऐड हो गया कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन ऐड हो गया तो क्या बन गया? ये बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को अलग से सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यह सेक्शन 25 को भी देख लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसी से रिलेटेड है। इसमें कैसा था? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यदि कंसिडरेशन ना हो किसी एग्रीमेंट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, वो वॉइड हो जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन में पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो सकता है और फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन क्या है? पास्ट कंसिडरेशन तब कहा जाएगा जब प्रॉमिसर कंसिडरेशन को डेट ऑफ प्रॉमिस से पहले प्राप्त कर लेता है, तो क्या हो गया? ये पास्ट कंसिडरेशन। और प्रेजेंट कंसिडरेशन is one in which one of the parties to the contract has performed his part of promises which constitute a consideration for the promise by the other side. It is known as present consideration. नेक्स्ट है फ्यूचर कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन में पूरा क्या ना हो, बाद में पूरा करना हो, तो इसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, तो बन गया एग्रीमेंट। अब देखिए, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसमें कंसिडरेशन ऐड हो गया, बन गया एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट लॉफुल हो, वैलिड है, तो यह कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे? कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल सा मैटर है। एक व्यक्ति प्रपोजल देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें कंसिडरेशन निहित होता है और वो लॉफुल होता है, लॉफुल वर्क के लिए होता है, वैलिड होता है, लॉफुली इन्फोर्सेबल होता है, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रश्न तो यही था। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। अभी तक में कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन कॉन्ट्रैक्ट 2H में क्या डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट को सेक्शन 20 से 24 में डिस्क्राइब किया गया है। एक अलग चैप्टर है, इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सेक्शन 24 से 30 तक ये वॉइड एग्रीमेंट को क्लियरफाई किया गया है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं। कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक्सेप्शन तो हर जगह है। प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस मीन्स सर्विस डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट। A promise by a debtor to pay a time-barred debt. Gift once made cannot be revoked on the ground of absence of consideration. कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझ पाए। संक्षेप में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दोनों पक्षकारों के स्वतंत्र सहमति से बनाई गई हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक विधिवत दिए गए प्रपोजल की विधिवत स्वीकृति दी गई हो तो ऐसा एग्रीमेंट लॉ के तहत इन्फोर्सेबल होता है और इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। When a proposal is accepted by the person to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement, and when agreement is enforceable law, it becomes a contract. अब थोड़ा सा सेक्शन 5 एंड 6 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को बताया गया है कि प्रपोजल है तो क्या प्रपोजल को रिवोक भी कर सकते हैं, प्रावधान तो होनी चाहिए, प्रावधान है भी। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, तो उसकी भी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सेक्शन 5 और 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रस्ताव और स्वीकृति के निरस्तीकरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान मुख्य रूप से अधिनियम के धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत आते हैं, 4, 5 एंड 6। आइए इन प्रावधानों को विस्तार से चर्चा करें। प्रस्ताव और स्वीकृति को रद्द करना, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 5 में प्रोविजन दिया गया है। पहला है प्रस्ताव का निरस्तीकरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल जो सेक्शन 2A में परिभाषित किया गया है वह कॉन्ट्रैक्ट का पहला कदम है। क्या इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, या कहें कि किस प्रकार किस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है? हाँ, प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। अब ये देखते हैं किन किन परिस्थितियों में किसी प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है। किसी प्रस्ताव के एक्सेप्टेंस की सूचना, कि प्रस्ताव हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिवोक कर ही नहीं सकते। कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है कब रिवोक कर सकते, तो उसी को हम लोग जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। किसी प्रस्ताव के एक्सेप्टेंस की सूचना पूरी होने से पहले, एक्सेप्टेंस की सूचना कब पूरी होती है? जब प्रपोजल की सूचना अदर पार्टी को, मतलब एक्सेप्टेंस करने वाले को या जिसको दी गई हो उसको विधिवत मिल गई हो, तो होता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। हम लोग देखें तो किसी प्रस्ताव के एक्सेप्टेंस की सूचना पूरी होने से पहले, अब प्रपोजल मिला, प्रपोजल के बाद उसने एक्सेप्टेंस कर दिया,
तो एक्सेप्टेंस की सूचना पूरी हो उसके पहले किसी भी समय प्रपोजल को रद्द किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जो प्रस्ताव रखता है वह दूसरे पक्ष के स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव वापस ले सकता है और रिवोकेशन की सूचना दूसरे पक्ष को दे सकता है। सेक्शन 5 में लिखा है कि प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। एक उदाहरण से समझिए, सबसे सरल होता है किसी भी कानून के किसी भी सेक्शंस को, किसी प्रावधान को उदाहरण से समझना। ए अपना घर बेचने के लिखित प्रस्ताव पत्र के माध्यम से बी को देता है। बी की स्वीकृति से पहले ही ए उस प्रस्ताव को वापस लेने का यानी रद्द करने के लिए सूचना बी को पत्र के द्वारा भेज देता है। तो क्या हुआ, बी को सूचना मिली नहीं, उसको एक्सेप्टेंस हुआ नहीं अभी, और उसके पहले बी को रिवोकेशन का लेटर भेज। एक उदाहरण से समझते हैं। ए अपना घर बेचने का लिखित प्रस्ताव पत्र के माध्यम से बी को देता है। बी के स्वीकृति से पहले ही ए ने प्रपोजल बी को दे दिया, बी का एक्सेप्टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके पहले ए उस प्रपोजल को वापस लेने या रद्द करने की लिखित सूचना बी को भेज देता है, वही पत्र के द्वारा भेजता है। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसे करने में कोई मनाही कानून में नहीं है और इस प्रकार ए जो है अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है, यानी प्रपोजल का रिवोकेशन कर सकता है। जब सेक्शन 4 को देखते हैं तो वहां भी इस बात का उल्लेख है कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made. So, as to be out of the power of person who makes it, as against the person to make it, it is made when it comes to his knowledge. यदि प्रस्ताव डाक द्वारा भेजा जाता है तो प्रॉमिस के द्वारा अपनी स्वीकृति पत्र पोस्ट करने से पहले प्रॉमिसर अपना प्रपोजल निरस्त कर सकता है। स्वीकृति पत्र पोस्ट करने के बाद नहीं कर सकता है और इसे तब निरस्त किया माना जाता है जब रिवोकेशन पत्र पोस्ट के द्वारा पोस्ट कर दिया जाता है, न कि यह दूसरे पक्ष के द्वारा प्राप्त किया था। अब रिवोकेशन कब हुआ, जैसे ही आपने रिवोकेशन के लिए पोस्ट कर दिया, पत्र डाल दिया, तो वो क्या हुआ, रिवोकेशन माना जाएगा। रिवोकेशन के लिए कम्युनिकेशन की बात नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिवोकेशन होगा, ऐसा नहीं है। फिर यदि ऑफरी प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। टाइम बाउंड हो गया, टाइम दिया हुआ था कि 1 वीक के अंदर आपको इस प्रपोजल का जवाब देना है, 1 वीक के अंदर उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया तो ये क्या हुआ, प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है, यानी प्रपोजल का रिवोकेशन कर सकता है। नेक्स्ट है बाय फेल्योर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, शर्त की विफलता। यदि प्रस्ताव किसी पूर्ववर्ती शर्त के अधीन है और वह शर्त पूरी नहीं होती है तो प्रस्ताव निरस्त माना जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर प्रपोजर रिवोकेशन की विधिवत सूचना दूसरे पक्षकार को समय से पूर्व देता है तो प्रपोजल निरस्त किया जा सकता है, या अगर प्रपोजल में दिए गए समय तक स्वीकृति नहीं मिलती है तो प्रपोजल निरस्त किया जा सकता है, या फिर अगर स्वीकार करता स्वीकृति के शर्तों को पूरा नहीं करता है तो प्रपोजल निरस्त किया जा सकता है। या यह भी हो सकता है कि अगर प्रपोजल की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रपोजल निरस्त हो जाता है, रिवोक हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि मृत्यु या पागल होने की सूचना एक्सेप्टेंस के पूर्व मिली हो। एक्सेप्टेंस के बाद अगर मृत्यु या पागल होने की सूचना मिलती है तो फिर रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो फिर कैसे होगा, उनकी मृत्यु हो गई तो उसके जो लीगल इनहेरिटेंस होंगे
वो उस प्रपोजल को, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, उसके लिए बाध्य होंगे। दूसरा है स्वीकृति का निरस्तीकरण, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो सेक्शन 2B में परिभाषित किया गया है, यह कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 4 में लिखा गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in a course of transmission to him as to be out of the power of acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। एक्सेप्टेंस के संबंध में सेक्शन 7 में बताया गया है, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified and is expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रपोजल प्रॉपर एक्सेप्टेंस आवश्यक है। जब तक एक्सेप्टेंस पूरा नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल एलिमेंट्स है। उदाहरण से समझते हैं। एक चावल की एक बोरी इस शर्त पर बिक्री करना चाहता है जब उसे एडवांस में पूरा पैसा मिल जाए। जब उसे एडवांस में पूरा पैसा मिल जाए तो इसी शर्त पर ए एक चावल की बोरी बिक्री करना चाहता है। ए इसकी लिखित सूचना, लिखित प्रपोजल बी को भेजता है। बी क्या करता है? बी कहता है कि वह आधा पेमेंट करके पहले करेगा और आधा बाद में। तो क्या इसे एक्सेप्टेंस कह सकते हैं? नहीं, इसे एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसे फ्रेश ऑफर कह सकते हैं, काउंटर ऑफर कह सकते हैं कि बी ने ए को ऑफर कर दिया। अब ए दोबारा बी से कह सकता है, उसे उसी तरीके से टर्म पर अपनी स्वीकृति देनी होगी, परंतु अगर ए ऐसा नहीं करता है तो यह ए की स्वीकृति समझी जाएगी। यह होता है एक्सेप्टेंस। अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? 5 में सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है कि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। देखिए, अब एक्सेप्टेंस का प्रपोजल प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है तो इसके बाद एक्सेप्टेंस को भी रिवोक नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 5 और सेक्शन 7 दोनों को साथ साथ पढ़े तो ये समझ में आता है कि सेक्शन 7 ऑफर के एक्सेप्टेंस का टर्म्स और नेचर एक्सप्लेन करता है और सेक्शन 5 कहता है अगर सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस का टर्म्स और नेचर पूरा नहीं होता है तो ऑफर को निरस्त किया जा सकता है। दोनों सेक्शन एक दूसरे के साथ साथ पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सेक्शन 6 को भी देखते हैं। सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन ऑफ मिट, प्रक्रिया दिया गया है कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजल टू द अदर पार्टी। रिवोकेशन तो कर सकते हैं भाई, नहीं कैसे करेंगे, प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, कानूनी तरीका कुछ तो होगा, कैसे करेंगे? तो बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू अदर पार्टी। प्रपोजल अगर उसको एक नोटिस दे देता है, नोटिस देकर कम्युनिकेट कर देता है कि हम इस प्रपोजल को रिवोक कर रहे हैं, तो इस ढंग से ये रिवोकेशन किया जा सकता है, ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दूसरा है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर टाइम पास हो जाए, 1 वीक का समय दिया गया है और समय पार हो गया, पूरा हो गया, समय का बीत गया, या if no time is so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of acceptance। अब
क्या हुआ कि या तो समय पूरा हो गया या एक रीजनेबल टाइम जो होना चाहिए, भाई रीजनेबल टाइम तक भी आप नहीं देंगे, वो समय भी पार हो गया बिना कम्युनिकेशन का, आपका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं आया तो वो रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर ने जो प्रपोजल ने एक्सेप्टेंस का जो कंडीशंस डाला था, उस कंडीशंस को अगर फुलफिल नहीं करता है तो उसको माना जाएगा कि रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया बाय डेथ ऑफ इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल इन फैक्ट of the death of insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. सेक्शन 6 क्या करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुख्य रूप से प्रस्तावों के निरस्तीकरण से संबंधित है, पर सेक्शन 6 के तहत एक्सेप्टेंस के निरस्तीकरण के संबंध में एक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि स्वीकृति का कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले प्रस्तावक को प्रस्ताव के निरस्तीकरण के बारे में सूचित कर दिया जाता है तो स्वीकृति रद्द की जा सकती है। एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड इफ द रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू द प्रपोजल बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, क्लियरली स्टेटिंग दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ शर्तों के तहत प्रपोजल के द्वारा प्रस्ताव को रद्द करने की अनुमति देता है और यह अन्य पक्ष के द्वारा स्वीकृति को भी रद्द करने की अनुमति देता है। यदि स्वीकृति पूरी होने से पहले निरस्तीकरण की सूचना दी जाती है। कुछ स्थितियों में प्रस्ताव की पुनर्वापसी रिवोकेशन नहीं की जा सकती है। प्रावधान देखें रिवोकेशन हो सकता है, प्रावधान ये भी देखें रिवोकेशन कैसे हो सकता है, किन शर्तों पे हो सकता है। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जब प्रस्ताव का रिवोकेशन नहीं हो सकता है। कब प्रस्ताव का रिवोकेशन नहीं हो सकता, प्रपोजल का रिवोकेशन कब नहीं हो सकता है? जब प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो। एक बार जब विपक्षी पार्टी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वीकृति को प्रस्तावक के पास भेज दिया तो प्रस्तावक इसे रिवोक नहीं कर सकता है। दूसरा है जब प्रस्ताव में इसके खुले रहने का वादा है। ये प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है किसी निश्चित समय के लिए खुला रहेगा तो प्रस्तावक उस समय तक के दौरान उसको रिवोक नहीं कर सकता है जब तक कि उसका समय निर्धारित है। एक और है कंडीशंस। ऑफरी स्वीकार करता है, प्रस्ताव के अनुरूप अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक खर्च कर देता है, तो द प्रपोजल may be prevented from revoking the offer under doctrine of promissory estoppel. ये था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम अच्छी तरह समझ गए। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे चलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट की विशेष जानकारी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।